Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डान न्यूज़पेपर इसके एडिटोरियल और ओपिनियंस का एनालिसिस किया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 22 ऑफ नवंबर 2023। तो जी क्या है आज के डान न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये तीन एडिटोरियल्स इनका एनालिसिस करेंगे देन वी मूव फॉरवर्ड एंड 4 5 6 एंड 7 ये वाले ओपिनियन का एनालिसिस किया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो जी चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पीडीएफ लिंक जो है इस न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली 7 चैप्टर जिसके बना दिए जाएंगे लेक्चर्स के, व्हाट्सएप लिंक भी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नो जी दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट अबाउट टुडे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जनाब अली जो आपके लिए चूज किया गया है वो आज के लेक्चर के अंदर ही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए एंड दैट इज 18th अमेंडमेंट। एटीनथ अमेंडमेंट हर एक कैंडिडेट को क्लियरली इसके बारे में पता होना चाहिए दैट व्हाट इज 18th अमेंडमेंट क्लियरली। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन है, आपने इसको जो है रीड आउट करना है थॉरोली और इसका एक जर्नल सा समराइज करके आपने एक कमेंट हमें सेंड करना है कि दैट इज माय अप्रोच टुवर्ड 18th अमेंडमेंट और इसके साथ एक अपना ओपिनियन आपने देना है कि इस 18th अमेंडमेंट को चेंज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तो आपने इसका समराइज भेजना है कि हाँ जी ये है और दूसरा आपने बताना है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि अभी जो है गवर्नमेंट जो सेक्टर है जो पार्लियामेंट ऑफ में ये चीज़ चल रही है कि इसको चेंज अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो आपका क्या ख्याल है इसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है? तो इस चीज़ को बताने से पहले आपको इसको थारोली पढ़ना पड़ेगा एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। इसके बाद बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर स्पेशली। तो आपने इसको रीड आउट करना है एंड उसके बाद आपने अपना एक व्यू देना है, ओपिनियन देना है कि मेरे ख्याल में इसको चेंज करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए। ओके जी, तो इसको आपने ज़रूर रीड आउट कर लेना है। चलें जी मूव करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है उसके अंदर बात होगी डेवोल्यूशन डिबेट, ये इसका नाम है। इसके अंदर बात पहले डेवोल्यूशन का मतलब आपको बता दूं, व्हाट इज द मीनिंग, इसके मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये होता है कि अपनी पावर में किसी को हिस्सेदार बनाना, डिसेंट्रलाइजेशन कर देना, यानी कि एक बंदे के पास पावर्स है, कोई पावर्स हैं 8-10 किस्म की, तो वो अपने पास 5 की 5 ना रखे, एक अपने पास रख ले और 4 जो है अगले बंदों में डिवाइड कर दे कि चलो जी अब आप लोग भी काम करो। तो इसको कहते हैं डेवोल्यूशन डिबेट। डिबेट बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये डेवोल्यूशन डिबेट यानी कि पावर जो है वो सेंटर के पास ही रहनी चाहिए या उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। तो इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर को ट्रांसफर कर देना। तो दैट इज द इट्स मीनिंग। अब असल में और इसके अंदर हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, इसके अंदर हम एनएफसी अवार्ड की बात होगी, ठीक है, 18th अमेंडमेंट की बात होगी, 1 यूनिट की बात होगी और सेंटर प्रोविंस रिलेशन, सेंटर से मुराद आपकी फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पर जो इस्लामाबाद बैठी हुई है, ठीक है ना, और सेंटर और प्रोविंस के दरमियान जो रिलेशंस हैं उसकी बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ना कि सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव में बल्कि एक आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा अभी के ये जो पाकिस्तान के अंदर जो जिया जा रहा है, किस तरह से इकोनॉमी पैसे किस तरह से सूबों के दरमियान डिवाइड किए जा रहे हैं, वो एनएफसी वार्ड आपको बताता है और 18th अमेंडमेंट भी। तो क्या हो क्या रहा है इसके अंदर, चलें देखते हैं। बात इस तरह से इसकी जी शुरू होती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसने यानी कि थोड़े दिन पहले ये सुनने में आया कि उन्होंने ये कि एक कहा है कि इस 18th अमेंडमेंट के अंदर क्या किया जाए, चेंजेस कर दी जाए कुछ। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी कोई बात नहीं की।
ठीक हो गया, एक तो ये चीज होगी, इसके ऊपर फिर उसने ये एडिटोरियल लिखा। वो कहता है यही वाली बात जो है पहले भी हो चुकी है, ये को फर्स्ट टाइम नहीं हुई। जो पीटीआई का जो रूलर थे ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जब पीटीआई का रूल था तो उन्होंने भी इसी तरह के कमेंट्स दिए थे 18th अमेंडमेंट के बारे में कि यार इसमें कुछ चेंजेस करें। अब कहता है कि बोथ दीज इश्यूज, एक तो 18th अमेंडमेंट है और एक एनएफसी अवार्ड है, आर इंटरलिंक्ड। यहाँ पे बात होती है 18th अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट के अंदर यानी कि एनएफसी अवार्ड की भी बात होती है। अब एनएफसी अवार्ड क्या होता है बेसिकली, ये मैं आगे जाके इसको डीपली डिस्कस करूंगा कि ये क्या है थोड़ा सा, ताकि आपको इसके बारे में कैटेगरी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप अपने जहन में इतना रख लें कि सूबों के दरमियान पैसे बांटता है कौन, सेंटर। सेंटर जो है वो पाकिस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट है वो टैक्स इकट्ठे करती है, फिर उस टैक्स में से अगर वो 100 रुपया इकट्ठा कर लेती है तो फिर वो पूरे जो बाकी के हमारे 4 सूबे हैं उनको इसमें से थोड़े थोड़े पैसे देती है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी जो है एरिया के हिसाब से या उनकी ज़रूरियात के हिसाब से। तो इसमें कितने किसको कितने पैसे देने हैं ये एनएफसी अवार्ड बताता है। ठीक हो गया। और 18th अमेंडमेंट के बाद इसके अंदर भी चेंजिंग की थी, एनएफसी अवार्ड के अंदर भी चेंजिंग कर दी गई थी। तो इसलिए वो कहता है कि ये जो 18th अमेंडमेंट है वो वाली और एनएफसी अवार्ड ये दोनों क्या है, इंटरलिंक करते हैं सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस, दो सूबों के दरमियान और जो सेंटर के दरमियान रिलेशन है उसमें ये क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं। आगे वो कहता है द फैक्ट इज दैट कि जो पावरफुल एलिमेंट्स है ना जो स्टैब्लिशमेंट के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो फेवर ये करते हैं कि जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग हो, और ये नहीं चाहते कि डेवोल्यूशन हो द 18th अमेंडमेंट के तहत जो है वो क्या हो जाए, डेवोल्यूशन हो जाए। बेसिक मैं आगे चलने से पहले बेहतर है कि आपको थोड़ा सा 18th अमेंडमेंट के बारे में हल्का सा व्यू दे दूं। सारी 18th अमेंडमेंट मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, अगर मैं पूरा इसको डिस्कस करूं तो वो तो फिर 1 घंटा 1.5 इसके लिए ही चाहिए कि 18th अमेंडमेंट क्या है, किस तरह से हुई है। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन में यही दिया है कि आप इसको थोरोली रीड आउट जरूर करें। अब 18th अमेंडमेंट का हल्का सा आपको टच दे देता हूं ताकि बाकी एडिटोरियल आपको समझने में आसानी हो जाए। 18th अमेंडमेंट बेसिकली पास हुई थी 2010 के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन की 18वीं अमेंडमेंट है, जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 18वीं अमेंडमेंट है, जो कि हुई पास 2010 के अंदर। और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और आसफ अली जरदारी उस वक्त प्रेसिडेंट थे। ये क्यों पास होगी, इससे जो है हमारी फोर्स आर्मी को भी काफी थोड़ा सा पैसों के बारे में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन बातों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। बहरहाल ये पास होगी आफ्टर लेंथी डिबेट। अब इससे पास होने से क्या हुआ, इट रीस्टोर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसको इसने रीस्टोर कर दिया, ठीक है ना। और इसके अलावा इसने जो सक्सेसिव डिक्टेटर थे और अनफुलफिल्ड यानी कि उनको खत्म कर दिया, जो फेडरल स्ट्रक्चर था उसको इसने क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। और इसके अलावा जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी सूबों की, कि सूबों को एम्पावर किया जाए, यानी कि प्रोविंसेस थे ना, तो प्रोविंसेस कहते थे कि जनाब हमको एम्पावर किया जाए, पावर्स हमको दी जाए। लेकिन इससे पहले 18th अमेंडमेंट से 2010 से पहले ज्यादातर पावर्स किसके पास थी, फेडरल के पास थी, ठीक है, सूबों के पास पावर्स नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो है सूबों को पावर्स ट्रांसफर कर दी गई, बहुत ज्यादा पावर्स। जैसे कि मैं यहाँ पर एजुकेशन की बात करता हूँ, इसके बाद हर सूबे के जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसके अंडर है। पंजाब का अलहदा है, सिंध का अलहदा है, केपी का अलहदा है, बलूचिस्तान का अलहदा है, इससे पहले वो फेडरल के अंडर था। पुलिस की बात कर लें, अब हर एक प्रोविंस की पुलिस उसके अंदर है। पंजाब पुलिस अलहदा है, उसको फंडिंग कहाँ से होती है, प्रोविंस की तरफ से। वहां पर रिक्रूटमेंट कहाँ होती है, प्रोविंसेस की तरफ से। नो डाउट कि आपकी जो पीएसपी क्लास है वो फेडरल की तरफ से आती है, और लेकिन उनको क्या करता है, ये सूबे बुलाते हैं तो वो आती हैं और वापस भी भेज देते हैं, ठीक है ना। तो वो तो होगी कलैदा से, लेकिन नीचे जितने का नीचे जितने भी इंप्लॉयज हैं वो काम कर रहे होते हैं वो उसी सूबे के होते हैं, उनकी जो तनख्वाहें दी जाती हैं वो उसी सूबा, वही सूबा जो है टैक्स कलेक्ट करता है और वही तनख्वाहें देता है। तो इस तरह से और कई डिपार्टमेंट्स थे जो प्रोविंसेस के हवाले कर दिए, तो उससे क्या हुआ, प्रोविंसेस की पावर्स बढ़ गई। और इसके अलावा एक और चीज कि अब जो है प्रोविंसेस जो है वो टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन टैक्स है प्रॉपर्टी की, ठीक है, वो वाली टैक्स और कई किस किस्म के छोटे मोटे टैक्सेस जो हैं
वो सूबे खुद भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो खुद सूबे खुद भी अपना जो है बजट तैयार करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। हाँ, कुछ पैसे वो जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से भी लेते हैं। और इसी अमेंडमेंट के तहत एनएफसी को भी चेंज कर दिया गया और उसके तहत अब सूबों को ये पैसे भी बांटता है और बाकी सूबे अपने खुद से टैक्स कलेक्ट करके तो पैसे भी इकट्ठे कर लेते हैं और उसके बाद उनके पास अब कई डिपार्टमेंट्स भी आ चुके हैं जिनके ऊपर वो हुकूमत करते हैं। तो इस तरह से जो बड़ी एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी ना प्रोविंसेस की कि उनको इम्पावर कर दिया जाए, तो इस तरह से 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट के तहत सूबों को क्या कर दिया गया, इम्पावर कर दिया गया कि उनको कई ज्यादा जो डिपार्टमेंट्स थे वो दे दिए गए, वो टैक्स भी कलेक्ट करना शुरू हो गए। तो ये एक सरसरी सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब इन डेप्थ जाके आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा कि 18th अमेंडमेंट क्या है। बहरहाल उसमें ये क्रक्स में आपको ये बता दूं कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबे हैं पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी पावर बढ़ गई थी। क्यों? उसकी दो मेन रीजंस ये थी कि कई ऐसे जो आप कह लें कि डिपार्टमेंट्स है, मैं सादी सादी ज़ुबान में बोलता हूँ ताकि आपको समझ आने, जैसे एजुकेशन है, पुलिस है, हेल्थ है और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं वो डायरेक्टली फेडरल के कंट्रोल से निकल कर वो प्रोविंसेस के कंट्रोल में आ गए। नंबर ये हो गया। नंबर दो जो है, प्रोविंसेस पहले थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्ट करते थे लेकिन उसके बाद उनका जो टैक्स कलेक्शन का जो एरियाज हैं वो भी बढ़ गए, तो वो ज़्यादा डोमेन्स जो थी वहाँ पर वो उन्होंने टैक्स कलेक्शन जो है वो शुरू कर दी। तो इन दो मेन चीज़ों की वजह से इनकी पावर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गई। और तीसरा एनएफसी अवार्ड जो जिसके तहत जो फेडरल जो है वो फिक्स यानी कि फेडरल जो बाउंड हो गया कि वो इन सूबों को इतने इतने पैसे इकट्ठे करके देगा, यानी कि जितना अगर 100% में से एक परसेंटेज सेट होगी कि पंजाब को इतनी मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी और इतने परसेंट जो है वो फेडरल अपने पास रखेगा। तो इससे क्या हुआ, जो सूबे हैं वो एम्पावर हो गए। अब डिबेट ये हो रही है कि इनको इस 18th अमेंडमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। तो इस सब इसको चेंज करेंगे तो सूबे अल्टीमेटली इससे नाराज होंगे। तो सेंटर और सूबों के दरमियान फिर क्या होगा, ज़ाहिर है वो आप कह सकते हैं कि क्लैशेस पैदा होने की सूरत हाल हो सकती है। तो चलिए अब हम एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। तो कहता है कि इस 18th अमेंडमेंट में अब जो पावरफुल एलिमेंट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो ये चाहते हैं, वो इसको फेवर दे रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट को जो है की गई है इसमें कुछ तब्दीलियां कर दी जाएं ताकि क्या किया जाए, जो सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए दोबारा से जिस तरह से वो पहले था। तो कहता है इस तरह का काम अगर आप कर देंगे तो इसके बड़े डेंजरस जो हैं वो रिजल्ट्स निकल सकते हैं। नंबर वन जो मेन, और तो बहुत सारे हैं लेकिन एक जो कहता है मैं बताता हूँ, क्लैश पैदा हो सकता है सूबों के दरमियान और सेंटर के दरमियान क्लैशेस पैदा हो सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे वो एक नई डिमेंशन बताता है कि ये जो काम करना है ना, ये जो चेंजिंग करनी है 18th अमेंडमेंट के अंदर और इस तरह से पावर्स बढ़ानी है सेंटर की, तो ये जो काम जो है ये नहीं है कि केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन का तो बिल्कुल काम नहीं है कि ये काम करे। ये काम तो है एक इलेक्टेड पार्लियामेंट का। तो लिहाजा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो चुप कर जाए, वो ये काम बिल्कुल ना करे। अगर वो कहता भी है वो अपना ध्यान से इलेक्शन करवाए जिस काम के लिए वो आई है। ये काम वो छोड़ दे, जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आके पार्लियामेंट में बैठ जाएगी। वो फिर खुद ही देख लेगी कि हमने इसमें अमेंडमेंट्स करनी है या नहीं करनी। अगर उन्होंने करनी भी होगी तो वो फिर थोरो डिस्कशन के साथ और तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट हैं यानी कि सारे सूबे हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके अगर उन्होंने करनी होगी तो वो कर लेगी। तो लिहाजा ये वाली जो है ना गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये कोई भी एक्शन ना ले। आगे चले जाते हैं। आगे कहता है, कहते हैं अब वजह क्या बनी, क्यों, रीजन क्या है जी, क्यों कह रहे हैं इसको चेंज कर दिया जाए, 18 क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो उसमें कहता है कि जो बाकी तो चलो जो मसले मसाइल हैं लेकिन जो असल मसला आ रहा है ना वो यही है कि इससे क्या हो रहा है कि सेंटर जो है ना उसके बाद फाइना मतलब कि पैसे नहीं बचते। तो ये जो आप लोगों ने काम किया है ना उससे क्या हो रहा है, ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो काम हो रहा है उसके बाद सेंटर के पास बेसिकली पैसे बचते ही नहीं है। क्योंकि एनएफसी अवार्ड के तहत सेंटर जो है वो बाउंड हो जाता है कि इतने पैसों में से इतने परसेंट आपने पंजाब को देना है, सिंध को देना है, सरहद को देना है, बलूचिस्तान को देना है। तो फिर इसके अपने पास जो पैसे होते हैं उसमें से इसने क्या करना होता है, इंटरेस्ट डेब्ट सर्विसेज देनी होती हैं। और बाकी इसने अपने जो अपना फेडरल के जो हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन पे भी पैसे लगाने हैं, तो इसके पास फिर इतने पैसे बचते नहीं हैं।
तो ये फिर थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अब जो है ना 18th अमेंडमेंट को हम कुछ करो यार, ऐसा कुछ करो कि पैसे मेरे पास भी थोड़े से बढ़ जाएं, ताकि मैं भी कुछ अपनी आजादी से काम कर सकूं। तो ये एक मेन मकसद है, मेन बात है। तो वो आगे कहता है ठीक है, इट्स डिबेटेबल, ये डिबेटेबल तो है, मगर जो मेन रीजन है ना वो डेवोल्यूशन, बट वो ये नहीं है कि वो कहता है कि ठीक है इसको हम डिबेटेबल बना लेते हैं कि ये वाकई फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है सेंटर को या नहीं। लेकिन वो कहता है असल में मेन वजह ये नहीं है कि ये 18th अमेंडमेंट पे जो डेवोल्यूशन हुई है, यानी कि पावर ट्रांसफर हुई है, उसकी वजह से इसको फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। असल प्रॉब्लम ये है कि इस जो सेंटर है उसके पास फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से उसके पास पैसे नहीं बचते। ये पैसे प्रॉब्लम नहीं है कि वो सूबों को थोड़े बहुत पैसे दे देता है तो उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। असल प्रॉब्लम ये है कि जो सेंटर है ना वहां पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा इसके ऊपर आप लोग को जो है इसको गौर फिक्र करें। एक दूसरी रीजन जो बताई जा रही थी वो ये है कि जनाबी अली इस वजह से हम कह रहे हैं इस 18th अमेंडमेंट को जो है इसको कोई करो, इसके में चेंजिंग वगैरह, वो ये है कि कुछ हम क्लेम कर रहे हैं कि प्रोविंसेस जो हैं वो फेल हो चुके हैं डिलीवर करने में। ठीक है ना, कि जो उनको हमने पावर्स तो दे दी कि ले जी पावर्स भी ले लें, डिपार्टमेंट्स भी ले लें, पैसे भी ले लें और जाएं काम करें। तो अब उनसे क्या हो रहा है, वो काम करके नहीं दिखा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कहते हैं ठीक है, ये आप अगर बात कहते हैं तो ये कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ कुछ केसेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं जो सिंध में और बलूचिस्तान में हमको नजर आते हैं। लेकिन ये इंडिकेट करते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो रिमेन अनइम्प्रेसिव है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिंध में और बलूचिस्तान में कुछ केसेस नजर आ रहे हैं, ये नहीं है कि सारे के सारे सूबे ही इस चीज में फेल हो गए हैं। तो ये दो क्लेम्स के ऊपर वो बिलीव करते हैं कि थोड़ी सी चेंजिंग कर दो। ठीक है ना, आगे वो कहता है बट द आंसर लाइज इन, आंसर जो है ये जो ये वाले सेकंड वाला है जो क्लेम है, इसका आंसर इसमें है कि मोर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द प्रोविंसेस एंड ग्रेटर फिजिकल ट्रांसपेरेंसी एंड नॉट इन रोलिंग बैक डेवोल्यूशन। ये जो आप कहते हैं ना कि सूबे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो इसको डेवोल्यूशन कर दो, यानी कि जो पावर है उसको वापस ले लो। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है, बल्कि इसका जवाब ये है कि आप उनके जो जो सूबे हैं उनको क्या करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बेहतर करें। ठीक है, और उसके अलावा ग्रेटर फिस्कल ट्रांसपेरेंसी के पैसों का खर्च करने का जो अंदाज है उसमें ट्रांसपेरेंसी पैदा करें। ये हल है, ये हल नहीं है कि आप पावर को वापस ले लें। आगे जी, अब वो कहता है इन फैक्ट फॉर द ट्रू फ्रूट्स ऑफ डेवोल्यूशन टू रीच द पीपल, कहता है कि अगर जो पावर को डेवोल्यूशन किया गया है, नीचे ट्रांसफर की गई है, उसके ट्रू फ्रूट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाने हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, तमाम सूबों को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एम्पावर करना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्टिव इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स को, कि आस जो है ना सारे के सारे सूबे वो पॉलिटिकली और फाइनेंशियली जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स है ना, जब उनको एम्पावर करेंगे ना तो फिर ही लोगों तक फ्रूट्स पहुंच सकेंगे। यहाँ पर अगर मैं इसको इस अंदाज में कहूँ कि ये है सेंटर, और सेंटर के बाद है प्रोविंस, और प्रोविंस के बाद है आपकी लोकल गवर्नमेंट, ये तीन गवर्नमेंट्स काम करती हैं। सेंटर ने पावर दे दी प्रोविंस को, अब जब तक प्रोविंस आगे लोकल गवर्नमेंट्स को पावर नहीं देगा और लोकल गवर्नमेंट के नीचे लोग आते हैं पीपल, तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेंटर ने गवर्नमेंट दे दिया प्रोविंस को, अब प्रोविंस अपने पास पावर्स रख के बैठा हुआ है, आगे दे ही नहीं रहा लोकल गवर्नमेंट्स को। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों तक इसके बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे। डेवलप कंट्रीज में अगर यूके की मैं एक बात मिसाल दे दूं, तो वहां पर लोकल गवर्नमेंट्स को बहुत ज्यादा अख्तियार दिए हुए हैं, यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट्स टैक्स भी कलेक्शन करती हैं। तो ये जितने आपके सफाई के और ये एजुकेशन के और इस तरह के काम है, ये सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट्स ही देखती हैं। इसलिए वहां पर आपको ये निज़ाम बड़ा साफ सुथरा नजर आता है। हमारे पास यहाँ आप क्या है कि सेंटर, पहले सेंटर के पास है वो अल्लाह अल्लाह करके प्रोविंस के पास आ गए, अब प्रोविंस जो है वो आगे भेज ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट को। और इसमें एक और प्रॉब्लम्स भी है, अगर मैं अपनी तरफ से सच सच बात करूं तो फिर ये है कि अगर लोकल गवर्नमेंट के पास सारे इख्तियार चले जाएंगे तो आपका जो एसी है, आपका जो डीसी है, उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, आपके जो नाज़म वगैरह हैं उसके मतहत उनको काम करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, और ये चीज़ हमारे डीसी साहब को या एसी साहब को बहुत नागवार है। तो लिहाजा वो ऐसी कोई भी काम करने ही नहीं देते कि जिससे जो है पावर जो है नीचे लोकल गवर्नमेंट तक जाए। तो फिर पावर कहाँ रहती है, प्रोविंस, और प्रोविंस से बाद ब्यूरोक्रेसी के पास।
ठीक हो गया, और नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट को कोई पूछता ही नहीं है। और यही पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर जो प्रोवेल कर रहा है, अभी प्रिवेल कर रहा है, अभी चल रहा है। अब ये सही है ये गलत है मैं इसके ऊपर बात नहीं करता, जो एक रियलिटी है वो मैंने आपको अलग से बता दी। अच्छा जी, अब ये वो यही कहता है कि फिर क्या है, लोकल गवर्नमेंट को वो कहता है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे तो ही जो सूबे हैं, सूबे अपने अपनी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे तो आम लोगों को इससे फायदा हासिल होगा। तो कहता है कि रिमेंबर रखना चाहिए। अब जैसे कि अब 18th अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो 18 अमेंडमेंट से क्या होगा कि सेंटर जो है वो स्ट्रांग होगा। तो कहता है फिर याद कर लो ना 1 यूनिट स्कीम जो आप लोगों ने शुरू की थी। 1 यूनिट स्कीम से क्या हुआ था कि सारे के सारे सूबे जो हमारे हैं ईस्ट पाकिस्तान के, उनको इकट्ठा करके एक यूनिट बना दिया था। तो कहता तब क्या हुआ था, तब भी क्या हुआ था कि इससे कोई फायदा और नहीं हुआ था। सारे आपने सूबों को जो है इकट्ठा कर दिया था, सेंटर के पास सारी पावर दे दी थी, तो कोई हमको बेनिफिट्स नहीं हुआ था, बल्कि हर्ट हुई थी फेडरेशन इससे। तो लिहाजा ये सूबों के पास पावर रहने दें, इनको आप लोग कंसंट्रेट ना करें अपने हाथ में। आगे वो कहता है कि जो नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्ट होके आएगी ना, तो वो डिस्कस कर लेगी कि 18th अमेंडमेंट का जो क्या करना है और एनएफसी वार्ड का भी क्या करना है। ठीक है ना, कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और कहता है कि अभी सोल्यूशन विद बगैर इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप जल्दी जल्दी अगर ये काम करेंगे ना, तो आप लोग डैमेज करेंगे प्रोविंसेस के दरमियान जो रिलेशंस हैं, इंटर प्रोविंसेस रिलेशंस को आप डैमेज करेंगे, तो लिहाजा आप लोग वेट कर लें। तो ये था जनाबी अली आपका 18th अमेंडमेंट वाला। अब इसके अंदर जो आपको एनएफसी वार्ड रह गया आपका, कि ये एनएफसी वार्ड क्या है वो भी मैं आपको हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पाकिस्तान का जो 2023 और 24 एफबीआर का टारगेट है पैसे इकट्ठे करने का, वो है 9.2 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है ना, इतने पैसे इस फिजिकल ईयर में उसने इकट्ठे करने हैं, 9.2 ट्रिलियन रुपीज। अब फॉर एग्जांपल वो ये इकट्ठे कर लेती है, तो इन पैसों का क्या करेगी, एक बात मैं सादा सादा अल्फाज में बताता हूँ, ज्यादा डीप नहीं। वो फिर इनमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेगी, सेंटर अपने पास रख लेगा अपने कामों के लिए, और कुछ पैसे वो सूबों को दे देगा कि लो भाई आप लोग भी अपने अपने काम करो, क्योंकि सूबों ने कहाँ से पैसे लेने हैं। कुछ एरियाज हैं जहां से वो टैक्स ले सकते हैं, 18th अमेंडमेंट के बाद सारे काम सारों से टैक्स नहीं ले सकते। तो अगर उन्होंने हेल्थ चलानी है, एजुकेशन चलानी है, या और पुलिस चलानी है, तो उनको पैसे चाहिए, तो उसके लिए वो फिर सेंटर से पैसे लेते हैं, सेंटर उनको पैसे देता है। और जिस हिसाब से जिस मैथ के फार्मूले से वो पैसे दिए जाते हैं, वो जो मैथ का फार्मूला है वो एनएफसी अवार्ड कहलाता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड। वो बताता है कि किस सूबे को मैं कितने पैसे दूंगा और अपने पास कितने पैसे रखूंगा। अब ये एनएफसी अवार्ड जो हैं, ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहले से चल रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वन ये 1974 में आया, फिर 1979 में आया, और इन सब के बाद जो अभी अभी प्रिवेल कर रहा है वो कौन सा है, एनएफसी अवार्ड जो 7th है। ये जो है 2010 से लेकर 210 से 215 तक चलना था, और ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ये चला है। और ये ज्यादा इसको एक्टिव समझा जा रहा है कि ज्यादा, क्योंकि ये अब होता क्या था मैं आपको बता दूं, हर सूबे की अपनी प्रॉब्लम है। पंजाब कहता था कि मेरी आबादी ज्यादा है, पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे पैसे दो, ये मैं एक्स्ट्रा अब आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप समझ लें। बलोचिस्तान कहता था मेरा एरिया ज्यादा है, ठीक है, प्लस बैकवर्डनेस ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, मुझे उस लिहाज से ज्यादा पैसे दो। सिंध ये कहता था कि मैं सबसे ज्यादा कमाई करके देता हूँ, रेवेन्यू में सबसे ज्यादा जनरेट करता हूँ ड्यू टू पोर्ट, तो मुझे इससे ज्यादा पैसे दो। केपेक ही कहता था कि मेरे जनाबी अली बैकवर्डनेस है, ठीक है ना, अफगानिस्तान बॉर्डर लगता है, वहां से मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पैसे ज्यादा दो। तो ये सारा बंदा अपनी अपनी बेस के ऊपर पैसे ज्यादा मांगता था। तो इन्होंने क्या किया कि ये सारी पॉपुलेशन, एरिया, रेवेन्यू और इसको मिक्स करके ना, तो एक फार्मूला जनरेट कर लिया कि जिसके ऊपर सब ने जो है कहा चलो ठीक है ये वाला सही है। तो उसके हिसाब से अब इनको क्या दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे थे। पहले कभी आबादी के लिहाज से पैसे देते थे, कभी एरिया के लिहाज से, कभी रेवेन्यू के लिहाज से, तो दूसरे मानते नहीं थे ना सूबे। तो अब जो है फाइनली इस सबको इकट्ठा करके एक अवार्ड बना लिया गया है, और वो 18th अमेंडमेंट के बाद बना था, 18 अमेंडमेंट के थ्रू। तो उसके तहत अब जो है वो सूबों को पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है सेंटर को कि सारे पैसे अब सूबे ही ले जाते हैं। तो ये है 7th एनएफसी अवार्ड की एक मैं आपको छोटी सी पिक्चर दिखा देता हूँ कि अगर 100 रुपया इकट्ठा हो गया, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ जल्दी जल्दी, तो फेडरल गवर्नमेंट रखेगी 42.5 रुपये, और 57.5% वो दे देगी सूबों को। कितने पैसे रखेगी अपने पास, 42.5 रुपीज, और 57.5 रुपीज जो है वो सूबों को दे देगी। अब सूबों को कितने कितने देने हैं जनाब अली, वो आप खुद देख लें आगे। वो देने हैं जी, पहले जो थे 13.8 थे, लेकिन अब ये बढ़ा के बता रहा है अभी जो है, क्योंकि हर साल ये चेंजेस होते रहते हैं, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स करते हैं। तो 14.6 वो खैबर पख्तूनख्वा को देंगे 14 रुपये, और बलूचिस्तान को देंगे 9 रुपये, ठीक है ना।
और जनाबी अली पंजाब को देंगे 51.7 रुपीज़, और जो सिंध है उसको दिए जाएंगे 24.5 रुपीज़, 24.5% सॉरी, रुपीज़ नहीं, ये सारा का सारा जो है ये 57.5 जो रुपीज़ आने हैं उसके अंदर से ये परसेंटेज के हिसाब से इन सब को दिए जाएंगे। बाकी 42.5%, 42.5 रुपीज़ जो है वो कौन रखेगा कि अपना सेंटर रखेगा, और इनसे सेंटर फिर क्या करेगा, इनसे सेंटर जनाबी अली अपने डेवलपमेंट के काम कर सकता है, आर्मी को देगा पैसे, बजट उसका उसको पैसे देगा, फिर उसके अलावा यानी कि आर्मी यानी कि डिफेंस आप क्या लगते हैं उसको देगा, फिर इसके अलावा जो रेवेन्यू अपना कर्जा है उसकी सर्विसेज में हमें किस्त देगा, तो इसके बाद बड़े थोड़े पैसे बचे। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी सामने आ रही थी कि पहले आते थे डिफेंस वाले, वो अच्छे खासे पैसे लेके जाते थे, तो अब जब वो आते हैं और सेंटर को कहते हैं मुझे ज्यादा पैसे दो, तो सेंटर कहता है भाई मेरे पास तो पहले 42.5 रुपीज है, तो मैंने ये सारे काम करने, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूं, मेरे पास तो हैं ही इतने। तो फिर डिफेंस वाले भी चुप कर देते थे। लेकिन पहले सारे के सारे डिफेंस के पास सेंटर के पास होते थे और थोड़े से सूबों को देता था, तो वो डिफेंस वाले भी ज्यादा से ज्यादा ले जाते थे जितने वो लेके जाना चाहते थे। तो यहाँ पर ये भी एक कुंडी अटकी पड़ी है कि उनको भी डिफेंस वालों को भी पैसे जो है यहाँ से कम मिलते हैं, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है ना। अब ये जो डिविजिबल पूल है जहां से पैसे इकट्ठे होते हैं वो इनकम टैक्स के जरिए, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, सेल्स टैक्स के जरिए और एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर ड्यूटीज के जरिए यहाँ से सारा पैसा इकट्ठा होता है, ये सेंटर इकट्ठा करता है, और इन पैसों को वो बाद में एनएफसी वार्ड के जरिए इसमें से कुछ पैसे इन सूबों को दे देता है, और कुछ कुछ पैसे सूबे खुद से भी यानी कि सेल्फ भी जनरेट करते हैं थ्रू टैक्स। तो जनाब अली ये है आपका एनएफसी अवार्ड। होप कि आपको समझ आ रही होगी, बाकी आपने डीपली इसको पढ़ना है तो वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सेकंड आ जाए गैस क्राइसिस के ऊपर। गैस क्राइसिस के ऊपर क्या बात हो रही है, गैस क्राइसिस के ऊपर वही है कि गैस क्राइसिस है, एनर्जी की प्रॉब्लम आ रही है कि अब सर्दी आ गई है और गैस आना बंद हो गई है, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो रीजंस बताएगा कौन कौन सी है गैस क्राइसिस की, एंड सेकेंडली जो इम्पोर्ट ऑप्शन पाकिस्तान के पास है वो कैसी है। तो एनर्जी की फील्ड में इसको आप एड अप कर सकते हैं एनर्जी के टॉपिक में। कहता जी विंटर आ गया है, ठीक है ना, और गैस शॉर्टेज ये नई बात नहीं है विंटर के अंदर, और ये कहीं पिछली के एक डिकेड से ज्यादा का टाइम हो गया जब से ये काम चल रहा है। तो कहता है रीजंस क्या है, डायरेक्टली मैं बेसिक चीज पे आता हूँ जो इंपॉर्टेंट है कि रीजंस क्या है, क्यों पाकिस्तान में गैस शॉर्टेज हो रही है। कहता है इसकी वजह ये है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना वो कम होती जा रही है, जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं ना गैस वो कम हो रही है। दूसरी वजह ये है कि मिस यूज किया जा रहा है गैस को, पहले इतनी अक्लमंदी से इस्तेमाल नहीं करते तो लोग जाया कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो एक चीज ये है। तीसरी बात ये है कि आगे नई डिस्कवरी भी कोई नहीं हो रही, तो पुरानी जो है रिजर्व्स हमारे पास वो कम होते जा रहे हैं। तो एक दो और ये तीन मेन रीजन हैं जिनकी वजह से गैस शॉर्ट हो रही है। और चौथी जो रीजन है वो है इंपोर्ट। और इंपोर्ट का मैं अगर जनरल बताऊं, आगे स्टोरी बताएगा इंपोर्ट करने वाली गैस की भी, तो वो कहता है कि इंपोर्ट करने वाली जो गैस है ना वो क्या है, वो बड़ी हमारे महंगी पड़ती है, और महंगी पड़ने की वजह से हम वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। और अगली बात वो ये पांचवी भी कर देता है साथ में कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स है ना सस्ते वाले, जैसे ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन थी ना, आईपीआई थी, जिसको हम क्या कहते थे, पीस, तो वो भी नहीं हमारी हुई, ठीक है। अगर ऐसी कोई डील हो जाए फिर भी है, डील भी यानी कि हमारी कोई नहीं होती। पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स टू ब्रिंग गैस ईरान एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स कंटिन्यू टू हिट, यानी कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो भी कंप्लीट नहीं हो रहे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो जाए कि हमें सस्ती गैस मिल जाए तो वो भी नहीं आ रही। इंपोर्ट हम कर नहीं सकते क्योंकि वो महंगी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से फिर हमें अब गैस की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। आगे आ जाता है वो इंपोर्ट के ऊपर, जो इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर वो फोकस करता है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो कहता है सिर्फ यही एक हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो मगर वो कहता है बट अब क्या प्रॉब्लम क्या है इसको इंपोर्ट करने में, एक तो वोलाटाइल ग्लोबल मार्केट कंडीशंस हैं कि ठहरती नहीं है एक जगह पर मार्केट की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। जैसे यूक्रेन वार लग गई फिर प्रॉब्लम आ गया, अब गजा की जंग लगी हुई है फिर मसला आ जाएगा। तो प्राइस फ्लैक्चुएट करती रहती है, और इसके अलावा इन्हीं की वजह से जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है वो भी डिस्टर्ब रहती है। और एक हमारा अपना घर का मसला है कि हमारे पास पैसे भी कोई नहीं होते, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा अपना रोड़ा है कि पैसे भी कोई नहीं होते कि चलो एडवांस दे के हम जो चीज़ ले लें, हमने भी उधार वगैरह पे लेनी होती है तरले तुरले करके, तो वो फिर हमें इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है। तो ये हमारे घर के प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये घर का प्रॉब्लम है और दो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं जो हम इंपोर्ट करने वाले होते हैं गैस। तो ये सारा कुछ हमें क्या लगाते हैं कि जो हमने इंपोर्ट करने वाली प्रॉब्लम है ना ऑप्शन, वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट है।
इंपोर्ट भी नहीं हम सही तरीके से कर पाते और उसके अलावा जो घर में भी जो है वो भी ज़ाया कर रहे हैं और आगे से नई गैस मिल भी नहीं रही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारी गैस शॉर्टेज क्या पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। अब वो आगे आ जाता है, थोड़ी सी हिस्ट्री बताता है कि क्या अब जो इंपोर्ट करने वाली गैस है उसके बारे में वो थोड़ी सी बात करता है। कहता है कि दो जो है ना कार्गो नेक्स्ट मंथ जो है पाकिस्तान ने मंगवाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि एलएनजी ट्रेडर से हमारा राब्ता हो चुका था और बल्कि पाकिस्तान ये भी कह रहा था कि जनवरी के लिए मैं एक एक्स्ट्रा मंगवा लूँ, अपना एडिशनल मंगा लूँ। ये एक स्टोरी होगी, पाकिस्तान ने दो पहले मंगाने थे और एक एक्स्ट्रा भी पाकिस्तान मंगवाने की कोशिश कर रहा है जनवरी तक। ये तो बात होगी ना। अब आगे आ जाए, आगे कहता है कि जो प्राइजेज है ना वो क्या है, $17 है पर MMBTU। यहाँ पर दो हैं ये वाले, MMBTU और BCFD। ये दो यूनिट्स हैं किसके, गैस के, जिसमें गैस को एनर्जी को मेजर किया जाता है। तो ये यूनिट्स भी आप देख लें, MMBTU क्या आता है, आपको ये यूनिट्स का भी पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। MMBTU क्या होता है, MMBTU का मतलब होता है मीट्रिक बिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, MMBTU। ठीक हो गया। और ये यूनिट जो है कहते हैं ये ट्रेडिशनली यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, मेजर करने के लिए हीट कंटेंट और एनर्जी वैल्यू को या फिर हीट कंटेंट को मेजर करने के लिए MMBTU यूज किया जाता है। और वाइडली एसोसिएटेड है किसके से, नेचुरल गैस को मेजर करने के लिए इन एनर्जी टर्म ग्लोबली। एनर्जी टर्म में नेचुरल गैस को ग्लोबली अगर मेजर करना है कि ये इतनी गैस है, इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, तो हम MMBTU मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक यूनिट तो ये हो गया। सेकंड आगे यूज हो गया व्हाट इज, वो मैं जब यूज होगा तभी बता दूंगा। चलें जी आगे आए। MMBTU जो है वो क्या प्राइस क्या चल रही है, $17 पर MMBTU। ठीक है ना, ये रेंज है। लेकिन वो जब हम पाकिस्तान वाले बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो हमें फिर वो थोड़ा सा प्रीमियम भी देना पड़ेगा। प्रीमियम इनके एक्स्ट्रा चार्जेस, पैसे वगैरह, एडवांस कह लें। एडवांस का भी प्रॉब्लम होता है, जब आप एडवांस नहीं करते, जो बिजनेस करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है कि अगर आप एडवांस पेमेंट कर दें तो आपको चीज़ सस्ती मिल जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत ही पेमेंट करें तो आपको नॉर्मल रेट्स में मिलती है। अगर आप उधार लें तो आपको थोड़ी और महंगी मिल जाती है। तो ये प्रीमियम का भी रोल है हमारे पास। तो उससे क्या होगा, जो $17 से भी कीमत बढ़ जाएगी। तो कहता है क्या अब विल पाकिस्तान हैव अ चॉइस और नॉट, क्या पाकिस्तान के पास चॉइस है या नहीं है। तो कहता है कि अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान का जो था ना एक कंफर्म था शिपमेंट, स्टेट ऑयल कंपनी ऑफ अजरबैजान रिपब्लिक, वहां से एक आना था गैस, आपका जो जहाज आना था गैस का, तो वो फेल हो गया, आपका जो टेंडर है। तो जब वो फेल हो गया तो और ज्यादा हमें जरूरत पड़ गई है, ठीक है ना। तो लिहाजा हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, बेशक हमको ज्यादा थोड़े बहुत पैसे देने पड़े, हम पैसे लेकर इसको परचेज करेंगे। ठीक हो गया। आगे आ जाए। आगे वो बताता है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसमें जो गैस है वो कंट्रीब्यूट कर रही है 38%, तकरीबन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 38% ऑफ द कंट्री प्राइमरी एनर्जी सप्लाई मिक्स के अंदर। अब वो आपको बता देगा पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 4 BCFD। अब BCFD क्या है वो मैं आगे आपको यूनिट को बता देता हूँ। पाकिस्तान की प्रोडक्शन कितनी है अपनी 4 BCFD और पाकिस्तान की डिमांड कितनी है 6 to 8 BCFD। बेशक आप ये फिगर्स जो अपने पास नोट कर लें या अपने पास रख लें, एक ये वाला कि पाकिस्तान में कितने परसेंट जो है गैस का जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर सप्लाई कितनी आ रही है, और पाकिस्तान की डिमांड कितनी है, और पाकिस्तान जो है प्रोड्यूस कितनी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है 4 BCFD और डिमांड कितनी है 6 to 8 BCFD। अब ये BCFD क्या है, अब ये भी देख लीजिए। BCFD का ये यूनिट लिखा हुआ है, व्हाट इज BCFD इन गैस, मिलियन क्यूबिक फीट। ये क्या स्टैंडर्ड यूनिट है जो मेजरमेंट करता है नेचुरल गैस सप्लाई की और डिमांड की। और ये आप देख लें, हमने ऊपर पढ़ा था MMBTU, ठीक है ना, और MMBTU इज इक्वल टू, आप देख लें कायदा इसे 10 लाख यानी कि 1 मिलियन MMBTU वो बराबर है 1 BCF, 1 BCF के वो बराबर है। अब ये देख लें ये इसके 1 मिलियन टाइम्स जो है ये बड़ा है MMBTU से। ठीक है, और इसीलिए एक नया यूनिट, आपको पता है यूनिट बनाए जब जाते हैं, जब एक पुराने यूनिट बहुत ज्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो फिर हम एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो बिलियन क्यूबिक फीट जो है वो भी
MMBTU ही है, यानी कि एनर्जी को ही मेजर करता है, लेकिन बेसिकली जब MMBTU 1 मिलियन हो जाते हैं तो हम कह देते हैं ये 1 BCF के बराबर है। अब पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है 4 BCF है और डिमांड कितनी है 6 to 8 BCF। अब बाकी की 4 BCF जो है वो कहाँ से लेंगे, वो हम परचेज करेंगे। तो यही है जो ब्रिटिश थर्मल। और अगर इसको मैं आगे डिफाइन भी करूँ BCF को, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन डिफाइन कर देता हूँ। ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, a British thermal unit is a unit of measurement that represent amount of energy needed to heat a pound of water by 1 degree Fahrenheit at or near 39.2 Fahrenheit। यानी कि एक पाउंड ऑफ वाटर को जितनी एनर्जी चाहिए 1 डिग्री, यानी कि ज्यादा फ़ारेनहाइट, यानी कि 1 डिग्री वाटर बाय 1 डिग्री, जितना उसका टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री जो है उसको ज्यादा गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी अमाउंट चाहिए एनर्जी की, वो है। ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इसको याद कर लें कि 1 BFC क्या है और MMBTU क्या है, ठीक है ना। दैट्स इनफ फॉर यू। आगे जी, नेक्स्ट है ये डिमांड बता दी। आगे है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान को प्रीमियर पे करना पड़ेगा। अगर नहीं करे पड़ना पड़ेगा तो फिर पाकिस्तान को जो फ्यूल कट्स का सामना करना पड़ेगा इस वेदर के अंदर। आगे चलते हैं, ये हमारा सेकंड था। अब आ जाते हैं हम थर्ड ओपिनियन पर। थर्ड ओपिनियन है डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू। डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू के अंदर पेपर पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। ये पॉलिटिकल डिबेट है सारी की सारी, ये होती रहती है। इस तरह के इंटरव्यूज आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसका पेपर से कोई इतना खास लेना देना नहीं है और ये कोई नई चीज़ भी नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू में आपको जल्दना सा बताता हूँ। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे पाकिस्तान के, उनकी एक वाइफ थी बुशरा बीबी थी, और अब बुशरा बीबी का जो एक्स हस्बैंड है जिसका नाम है खावर फरीद मानिका, उसका इंटरव्यू है। उसके अंदर उसने बताया है, बल्कि उसने खुद ही रेड लाइंस जो है वो क्रॉस कर दी हैं, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर उसने फैमिली मैटर्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया कि किस तरह से इमरान खान साहब आए और ये, और किस तरह से मेरी वाइफ के साथ उसकी शादी हुई और जिस तरह मुझे खामोश रखा गया, जो भी है वो उसने इसके अंदर डिस्कस किया। और फिर वो एंड पे वो यही भी कहता है कि इस शादी से, जो इमरान खान की शादी हुई थी मेरी एक्स वाइफ बुशरा बीबी से, उसके अंदर मुझे फाइनेंशियली कोई बेनिफिट में नहीं मिला और ना मैंने कोई बेनिफिट लिया है। दैट्स इनफ। और ये एक स्टोरी है और ये हो सकता है अगले इंटरव्यू में इसकी बदल भी जाए, तो इसका पेपर्स पर्सपेक्टिव में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये है जी आपका PIF है जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, हड्डियों का इसने बना दिया, फॉर सेल है। अगर आप इनमें से किसी ने परचेज करनी है तो आप लोग परचेज कर लें। और बाकी PIA जो है वो फॉर सेल है, प्राइवेटाइजेशन कंटिन्यू है जी। तो इसकी पिक्चर के अंदर ही एक टॉपिक है PIA प्राइवेटाइजेशन। पिछले कुछ वीक्स के अंदर हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी मुख्तलिफ एडिटोरियल्स के अंदर। अगर आपने नहीं सुनी तो आप सुन सकते हैं कि प्राइवेट इसको क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कितना इसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, ये सही हो सकती है, ये नहीं हो सकती, तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस जो एडिटोरियल्स हैं, ओपिनियंस हैं, उसके अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप पिछले प्रीवियस वाले ज़रूर सुने। और ये आपका जो टॉपिक है ना प्राइवेटाइजेशन का, उसके अंदर डैट विल बैच इंपॉर्टेंट एज वेल एज प्लस इकोनॉमी का जो आपका टॉपिक है, इकोनॉमी के अंदर भी आप इसको एक पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसी जो गवर्नमेंट के आप कह सकते हैं इंटरप्राइजेज, या आप कह सकते हैं ऐसे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, उनको खत्म कर देना चाहिए या उनको रेनोवेट करके बेहतर कर लेना चाहिए, प्रोडक्टिव कर लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उसको प्रोडक्टिव नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट उनको खत्म कर दे, क्योंकि वो इकोनॉमी के ऊपर बजट है और पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रेजेंटली खुद जो है वो कर्जे के ऊपर चल रही है। तो ये बेवकूफ़ी है कर्जा लेकर ऐसे जो सेक्टर्स को चलाना जो कर्जे में आगे और कर्जा बढ़ाते जाते हैं। एंड PIA इज वन ऑफ देम। तो इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन इन टॉपिक्स के अंदर PIA को आप एडअप कर सकते हैं। ले जी, हमारे जो एडिटोरियल्स थे वो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स ओपिनियंस एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओपिनियंस के अंदर जी पहला ओपिनियन, फर्स्ट ओपिनियन है इलेक्शन और सिलेक्शन। सीधी सी बात है, मैं पहले भी एक तो लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस किया था, अपना व्यू भी दिया था। कईयों को बुरा भी लगा होगा क्योंकि हर बंदे की जो है वो हर एक की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या है अफिलिएशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जो भी बात करूंगा अपने से कोई बात नहीं कहूंगा, सारी की सारी बातें जो है वो राइटर ने की हैं।
तो अगर आपको कोई बुरी बात लगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की हर बंदे की एफिलिएशन है, तो अगर आपको लगे कि ये बात गलत होगी है, तो लिहाजा इस राइटर के साथ रब्ता कर लीजिएगा। इसका नीचे जो है ना वो नंबर शंबर दिया होगा कोई ना कोई, ठीक है ना, तो आप इसको जाके कह सकते हैं। और बाकी जो है इलेक्शंस इन पाकिस्तान होने जा रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहता है नजर आ रही है, हो रही है, और डिफरेंट जो डिस्कस करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको इसके अंदर एक ही चीज़ मिलेगी, पॉइंट्स इसके अंदर कोई नहीं है। आपको नज़र आएगी कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर एक बस कुछ भी नहीं है, ड्रामेबाजी है जो चलती आ रही है जब से पाकिस्तान बना है, और ये चलती ही जाएगी, आप इसको रोक नहीं सकते। यू हैव नो पावर। डेमोक्रेसी जो है वो बस लिखने की हद तक सही है, पेपर में बिल्कुल नहीं आपने लिखना, पेपर में आपने डेमोक्रेसी को पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है। लेकिन एक रियलिटी जो आपको बता दूं कि सब सारी तबाहियों की जड़ जो है वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ही है, और यही बात जो है वो हमारे सामने आ रही है। इलेक्शन होता है और वोट भी लोग डालते हैं, लेकिन प्लान वो पहले ही हो चुका होता है कि किसने आना है और कब आना है, और कौन प्लान करता है अल्टीमेटली पावरफुल लोग जो हैं वो करते हैं। वो पावरफुल लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो सकते हैं, ठीक है, वो आपकी एलीट क्लास पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, जो भी है, यानी कि पावरफुल लोग किसी भी सेक्टर के, वो डिफाइन करेंगे हु रूल दिस कंट्री, एंड ना कि सिर्फ इस मुल्क को, बल्कि हु रूल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कौन रूल करेगा। ये ही आपकी रियलिटी है पाकिस्तान की भी एंड अराउंड द वर्ल्ड, कि कौन दुनिया में रूल करेगा ये डिफाइन करता है पावरफुल सेक्टर। और इन सब में से जो पावरफुल सेक्टर है वो है आपकी बिजनेसमैन क्लास। दे विल डिफाइन एवरीथिंग फॉर यू। ओके जी। लेकिन ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करता है, तो मैं सिर्फ यहाँ तक ही कोशिश करूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान को ही डिस्कस करूं जल्दी जल्दी। तो आपने बस इसमें इलेक्शन वगैरह को लिख लेना है कि रिगिंग नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस के अंदर। आपने जब डेमोक्रेसी को डिस्कस करना है तो आपने कहना है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किया जाए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, उसको इतनी फंडिंग कर दी जाए कि वो इतना पावरफुल हो जाए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा ले, तो फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपने बिल्कुल ये पेपर में नहीं लिखना कि जनाब अली ये जो डेमोक्रेसी है ये ड्रामा है, ये इस तरह है, क्योंकि क्या करें, बी बुकिश भी रहना पड़ता है कुछ पॉइंट्स के अंदर, ठीक है ना। और चलें जी, अब हम इसको शुरू करते हैं कि कहता क्या कहता, वो यही है, वो कहता है कि इट लुक्स लाइक दैट द स्टेज इज सेट फॉर द रिटर्न ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेड गवर्नमेंट, के पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आने वाली है, फोर्थ टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है वो नवाज शरीफ साहब बनने वाले हैं, ठीक है। ये इसका मेन आर्गूमेंट है। इलेक्शन और सिलेक्शन, इलेक्शन करवा रहे हैं या सिलेक्शन करवा रहे हैं, तो सिलेक्शन हो चुकी है जी इसके पर्सपेक्टिव में। ये वाला जो भाई हैं इनके पर्सपेक्टिव में सिलेक्शन हो चुकी है, किसकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की। और किस तरह से ये बताते हैं वो ये इस नीचे इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि ये डिसाइड हो चुका है कि वो फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बनेगा। और फिर कहता है, बात फिर करता है ये यही वाली कि पाकि जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है उससे यही लगता है कि वो पाकिस्तान का फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही बनेगा, इसके अंदर यही ये बात करता है। आगे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात करता है, कहता है आपको इस चीज से भी अंदाजा हो गया होगा कि जो पीटीआई का लीडर है इमरान खान, उसको जो है वो और उसके जो एक्टिविस्ट हैं उसकी पार्टी के, उन सब को या तो उन सबको जेल में डाल दिया गया या वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। वो टीवी स्क्रीन्स पर आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अपनी पार्टी को बुरा भला कहते हैं और अपनी जान छुड़ाकर अपने घरों को चले जाते हैं। और कई कहता है कि कईयों की तो फिर भी जान नहीं छूटती, उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको जो किंग पार्टी बनाई है ना जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से, उसके अंदर उनको शमूलियत भी करनी पड़ रही है, क्यों, ताकि वो अपने आप को क्लियर चिट दिलवा सकें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। आगे वो कहता है कि नॉट इवन मीडिया फ्रीडम लेफ्ट, कहता है मीडिया फ्रीडम भी कोई नहीं रहेगी पाकिस्तान के अंदर ना। वो भी जो उनके खिलाफ बात करता है उसको भी क्या किया जाता है, उसको भी खींचातानी उसके साथ भी की जाती है। केयर टेकर प्राइम गवर्नमेंट की बात करता है, कहता है ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ना ये भी सिर्फ दिखाने की गवर्नमेंट है। ये बेसिकली जो है इन टर्म एडमिनिस्ट्रेशन जो आई हुई है इज नॉट बीइंग यूज्ड, ये इस्तेमाल की जा रही है, किस लिए इस्तेमाल की जा रही है, प्री पोल मैनिपुलेशन के लिए। जो इन टर्म गवर्नमेंट है अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये भी इसीलिए ही इस्तेमाल की जा रही है। ठीक हो गया। आगे आ जाए, आगे वो कहता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उनको वीवीआईपी टाइप का उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है,
ठीक है ना, 4 साल, जब वो 4 साल के बाद वापस पाकिस्तान में आए हैं। कहता है कि ठीक है, अभी असल में कहता है कि यहाँ से भी आप लोग देख लें कि अभी उसके लीगल केसेस चल रहे हैं, नवाज शरीफ के लीगल केसेस जो हैं वो उनका फैसला होना बाकी है, कि उन लीगल केसेस का फैसला होगा और उसको जो है जुडिशरी जो है आज़ादी देगी कि हाँ अब तुम जाओ और जाकर इलेक्शन लड़ो, तो फिर ही वो इलेक्शन लड़ सकता है ना। लेकिन अभी लीगल केसेस कोर्ट्स के अंदर पड़े हैं, अभी चल रहे हैं, लेकिन वो बंदा क्या है, वो फील्ड में चला भी गया है, जाके उसने कंपेन करनी शुरू कर दी अपनी पार्टी के लिए। और इसी तरह से उसने क्या किया, वो बलूचिस्तान में गया, वहां से इलेक्टेबल उसने चूज करने कर दिए हैं, तो वो सारे काम उसने करने शुरू कर दिए हैं, ऐसे जैसे उसको पहले ही पता है कि जो लीगल तौर पर मेरे खिलाफ केसेस हैं उनका फैसला मेरे हक में ही आना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और यहाँ पर फिर मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है बाद में, मुझे नहीं कहना भाई, ये कह रहा है कि वाइड स्प्रेड जो परसेप्शन है ना वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है इस पार्टी को, स्टेक्स को रेस करने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कौन सपोर्ट कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। ये एक वाइड स्प्रेड परसेप्शन है कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं। अब देखो, ये राइटर भी नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ, कहता है कि ज्यादातर यही सुनने में आ रहा है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और इसके आगे वो बलूचिस्तान की बात करता है कि कहता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसने भी क्या किया, उसने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ क्या किया, हाथ मिला लिया है। और बेसिकली ये कहता है एक टाइम था जब ये कहा जाता था कि ये जो पार्टी है पाकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो इसलिए बनाई गई है ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को काउंटर किया जा सके। और ये भी किसने बनाई थी, ये भी कहता है एस्टेब्लिशमेंट वालों ने ही बनाई थी। और इसी गवर्नमेंट ने भी क्या किया था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इमरान खान के साथ भी इत्तेहाद किया था जब उसको कहा गया था। आगे वो एमक्यूएम की बात करता है, कहता है एमक्यूएम वालों ने भी क्या कर लिया, अलायंस बना लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। लेकिन कहता है कि जो बैटल ग्राउंड है ना पंजाब के अंदर, वो अभी टफ है। बाकी उधर तो बन गया, सिंध के अंदर भी बन गया, केपीकी के भी अंदर बन गया। और आज की खबर है कि जेयूआईएफ वाले जो फजलुर रहमान साहब हैं, आज की न्यूज़ में, ये मैं अपने से बता रहा हूँ, आज की न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हाथ मिला लिया है। किसके लिए, केपीकी के लिए। तो सिंध में एमएमक्यूएम ने मना लिया, बलूचिस्तान में किसने मना लिया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मना लिया। तो एक सूबा पीछे रह गया, वो है जी पंजाब। ठीक है, बाकी साहब ने हाथ मिला लिए हैं कि ठीक है जी, आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आ जाए और गवर्नमेंट संभाल लें सेंटर में। अब पंजाब की बात वो करता है, कहता है अब पंजाब के अंदर क्या है कि अभी बैटल ग्राउंड जो है पंजाब के अंदर, वो क्या है, वो अभी पीछे है। और यहाँ पर वो क्या कहता है कि यहाँ पर एक किंग पार्टी बनाई गई है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी। और ये पार्टी किसने बनाई, जहांगीर तरीन ने बनाई। और ये इसमें से ज्यादातर जो बंदे हैं इसके अंदर वो कौन है, वो हैं जो पीटीआई से निकाले गए हैं, पीटीआई से उन्होंने छोड़ा हुआ है पीटीआई को। और ये लगता है कि ये कहता है कि ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, ये साउथ पंजाब के अंदर ज्यादा एक्टिव है। तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट जो वो लग रहा है, क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि ठीक है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है कोलेशन कर रही है, बना रही है, प्लान भी कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ तक वो बात कर देता है कि ठीक है ये सारी बातें मैंने कर दी हैं, लेकिन ये जिस तरह से ये प्लानिंग कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि इसी तरह स्मूथ ये प्लानिंग चलती जाए। उसकी वजह ये है कि अभी भी जो पब्लिक है ना वो पीटीआई के साथ है बहुत ज्यादा। नो डाउट कि इमरान खान जो है वो अभी जेल में है, यानी कि पब्लिक जो है वो पीटीआई के साथ है। और पॉलिटिकल पार्टी जो है पीटीआई, उसने क्या कहते हैं, रिफ्यूज कर दिया है मरने से अपने आप को, यानी कि वो अभी भी खड़ी है। और इमरान खान अभी जेल में हैं, लेकिन अभी भी उसके सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो अभी क्या है, कहते हैं कि अभी पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई जो है वो दोबारा से कम बैक कर सकती है। ठीक है ना। और इस यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट है वो स्पेशली तौर पर के ऊपर उसने लिखा है यहाँ पर लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट का, हैज बीन स्टॉपिंग अस इट्स क्रैकडाउन अगेंस्ट द पीटीआई इन रिसेंट वीक्स। ठीक है ना, कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने स्टेपिंग अप कर दिया, तेज कर दिया पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन इन रिसेंट मंथ्स के अंदर, रिसेंट वीक्स के अंदर। आगे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडरशिप की बात करता है कि उन्होंने भी अपने कंसर्न जो ज़ाहिर किए हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, फेयरनेस होनी चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। और यहाँ पर वो भी चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सिंध तक लिमिटेड ना रहें। लेकिन अब बात यहाँ पर ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अटैचमेंट कर लिया, इत्तेहाद कर लिए एमक्यूएम वालों के साथ, और इसके साथ जो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, ये किसका है, ये पीर पगारा का है, उनके साथ जब ये अलायंस बना लिया तो फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो गई है। अब वो आगे जा कहता है कि द डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिस्प्यूटेड, कहता है कि अगर इलेक्शन जो है ना वो डिस्प्यूटेड होते हैं ना, तो इससे क्या होगा, कंट्री जो है और फर्दर डिस्टेबलाइज हो जाएगी। और जो ब्लेसिंग्स है ना एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर, तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो रही है। और इसी तरह वो कहता है कि
आगे फाइनली कि इससे डैमेज होगा ना सिर्फ पार्टी को बल्कि कंट्री को भी, क्या होगा, उसका भी नाम खराब होगा। और इसको चाहिए कि वो रिमूव कर दे अपने ऊपर से, सिलेक्टेड गवर्नमेंट का अगर अपने ऊपर से चाहती है ना कि टैग रिमूव करे, तो उसको चाहिए कि बेहतर इलेक्शन को रहा है, फ्री इलेक्शन को। एंड फाइनली वो कहता है द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड येट एन अदर इंजीनियर्ड पॉलिटिकल सिस्टम, कि कंट्री जो है अब इस हालत में नहीं है कि वो एक और इंजीनियर किया हुआ, यानी कि तैयार किया हुआ पहले से पॉलिटिकल सिस्टम उसको अडोप्ट कर सके। तो ये रहा जी इस एडिटोरियल आपका फर्स्ट ओपिनियन, और इसके अंदर उसने आपको सीधा सीधा बता दिया कि कौन आ रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आ रही है पार्टी के अंदर, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आपके फोर्थ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। कैसे, उसने बता दिया सिंध में एमक्यूएम और पीर प्रगाड़ा ने हाथ मिला लिया, केपीकी के अंदर फजलुर रहमान ने हाथ मिला लिया, ठीक है, और बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनके साथ हाथ मिला लिया। और अब सिंध अपना पीछे कह रहा गया जी, पंजाब, पंजाब के अंदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो पार्टी है वो भी उनके साथ हाथ मिलाएगी। तो ये सारी की सारी जो है दूर अंदेशी, इससे ये पता लग रहा है दे आर कमिंग बैक। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे इसकी बातों का, यही इसने लिखी है। चलें जी, आगे चलते हैं जी। आगे है हमारा सेकंड वन। सेकंड जो हमारा ओपिनियन है उसके अंदर वो चिल्ड्रन की बात करेगी, पूरी दुनिया के जो बच्चों की बात करेगी और बताएगी कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फोकस उसका रहेगा मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। इसके अंदर पेपर पर्सपेक्टिव में भी चीज़ें आप एडअप कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली यानी कि आप जब थोड़े आपके ब्रेन मेच्योर हो जाएंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड, आपके पास आइडियाज़ होंगे, आप खुद ही फिट करना शुरू हो जाएंगे कि किसको किस कहाँ पे लगाना है। तो वो कहने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि मंडे वाले दिन जो होता है चिल्ड्रन डे गुजरता है, तो उसके ऊपर कल भी हमने बात की थी और आज भी ये कह रही है, ये बात करेगी गजा के बच्चों की, फिर बात करेगी वो उन बच्चों की जो क्लाइमेट क्राइसिस से डिस्टर्ब हुए हैं, फिर बात करेगी उन बच्चों की जो कोविड-19 की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं दी गई। और फिर इसके अंदर ही उसामा बिन लादेन का जो इंसिडेंट है उसकी बात करेगी, किस तरह से उसामा बिन लादेन का इंसिडेंट हुआ और जो पोलियो वैक्सीन कंपेन है वो उससे डिस्टर्ब हुई, और उसके बाद से इनके ऊपर क्या हुआ, जो वैक्सीनेशन कंपेन वैक्सीनेशन करने जाते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, अटैक कर दिया जाता है। तो दीज आर थिंग्स ही विल डिस्कस इन दिस ओपिनियन। तो चलें जी इसको देखते हैं ये अब क्या इसके अंदर है। सेविंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। अब वो कहती है कि मंडे वाले दिन दुनिया के अंदर क्या है, चिल्ड्रन डे मनाया गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इकट्ठे होकर क्या किया, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या किया है, कमिटमेंट्स की हैं। मगर इसी साल कहती है कि हमें टेलीविज़न की स्क्रीन पर, अपने मोबाइलों की स्क्रीन पर बहुत कुछ देखने को मिला है, यानी कि गजा के बच्चों की हमें चीखें सुनाई दी हैं जैसे जैसे हमने स्क्रॉल किया, ठीक है ना, उनको मरते हुए हमने इसी इसी महीने के अंदर देखा। आगे अल जजीरा की रिपोर्ट की बात करती है जो गजा के ऊपर है, और कहती है 5,500 बच्चा जो है उसकी वो मार दिया गया है गजा के अंदर, ठीक है। 7 अक्टूबर के बाद से हर एक बच्चा जो है, वन चाइल्ड हैज बीन किल्ड है, हर 10 मिनट के अंदर एक बच्चा जो है उसकी डेथ हो रही है गजा के अंदर। 1,800 बच्चे कहती है मिसिंग है, 1,800 बच्चे जो हैं वो क्या है, मिसिंग है, यानी कि उनका पता ही नहीं चल रहा। हो सकती है कहते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो कहीं जो रबल्स वगैरह हैं, जो ये इमारतें गिरी हैं उनका जो मलबा है उसके नीचे दब के मर चुके हों, तो कोई पता नहीं है उन बच्चों का। तो ये वो बच्चे हैं जिनको पता ही कोई नहीं है, जिनकी लाशें तक नहीं मिल सकी। एंड आगे वो कहती है कि तकरीबन 9,000 बच्चा ऐसा है जो कि इंजर्ड हो चुका है, जो कि जख्मी हुआ पड़ा है, ठीक है ना। और कई इंजरीज ऐसी हैं जैसे कि कईयों की दोनों दोनों टांगें कट गई हैं, आंखें खराब हो गई हैं। तो ये इंजरी ऐसी हैं जो पूरी, जिनके लाइफ चेंजिंग यानी कि उसके रिजल्ट्स होंगे उन बच्चों के ऊपर। और कहता है 1 in every 200 चिल्ड्रन इन गजा इज नॉट डेड, हर 200 में से एक बच्चा जो गजा के अंदर उसकी डेथ हो चुकी है। और हर 10 मिनट में एक बच्चा जो है उसका मर्डर हो रहा है गजा के अंदर। तो ये थी वो गजा की आपको बातें सुनाती है। तकलीफ तो होती है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आगे कहती है कि वन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इसराइल चूजन ऑन, यानी कि ये वो बातें हैं जो गजा की। और दूसरी तरफ वो कहती है कि इसराइल वालों ने क्या किया है, उन्होंने चिल्ड्रन डे के ऊपर यूनाइटेड नेशंस को क्या किया है, इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर कि वो भूल गए हैं उन बच्चों को जिनको हमास वालों ने क्या किया, वो होस्टेज बनाया हुआ है, अगवा करके ले गए हमास वाले, ठीक है। और दूसरी तरफ जो वो खुद क्या कर रहे हैं, वो बच्चों का मर्डर कर रहे हैं। और एक तरफ वो क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप लोग उन बच्चों को भूल गए हैं जिनको हमास वाले किडनैप करके ले गए हैं। और फिर वो कहती है कि जो चिल्ड्रन है गजा के वो कंटिन्यूसली उनकी डेथ हो रही है, ठीक है ना। और यूनिसेफ के मुताबिक 1 in 5 ऑफ ऑल चिल्ड्रन लिव्ड अमिस्ट आर्म कन्फ्लिक्ट। और आगे फिर वो गजा के बाद आगे आर्म कन्फ्लिक्ट की बात करी है कि दुनिया में, पूरी पूरी दुनिया में
जहां पर भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जहां पर भी जंग हो रही है, उस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या हो रहा है, 1 in 5 ऑफ ऑल चिल्ड्रन लिव, 5 में से एक बच्चा ऐसे इलाके में रहता है जहां पर जंग हो रही है, जहां पर लड़ाई हो रही है। और फिर वो बात करती है यूएसए मैक्सिको बॉर्डर की, कहती है यूएसए मैक्सिको का बॉर्डर भी ऐसा ही है। और यहाँ पर एक और बात भी करती है कि जो चाइल्डहुड है ना, जो आपका बचपन है, अब वो तो लगता है कि सिर्फ वो जो अमीर बच्चे हैं ना उनको ही पता है कि बचपन क्या होता है, जो गरीब के बच्चे हैं उनको कोई पता नहीं है कि बचपन क्या होता है। और उसकी रीजन ये है कि गरीब के जो बच्चे हैं वो अपने बचपन में ही ऐसी बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं कि वो बिल्कुल उनका बचपन तो रहता ही नहीं है ना, वो जो बड़ों ने चीजें देखनी होती है वो छोटी जिंदगी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो एग्जांपल देती है यूएसए मैक्सिको बॉर्डर की, कहती है यूएसए मैक्सिको बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जहां पर क्या है, यूएसए इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट वाले क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो बच्चे बॉर्डर के करीब क्यों फिर रहे हैं, क्यों वॉक कर रहे हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो इसके लिए वो कहती है आगे फाइनली कि जो वो बस यही एक बदनसीब है कि जो कि यूएसए से सिर्फ कुछ मील दूर पैदा हुए थे मेक्सिको में, अगर वो यूएसए में पैदा हो जाते तो उनका बचपन कुछ और होना था। तो प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ चाइल्डहुड डिपेंड्स अपॉन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यही उसकी बात है, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये आपको मौका मिलना, ये प्रिविलेज मिलना, बचपन की प्रिविलेज भी उन्हीं को मिलती है जिनका एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी बर्थ कहाँ पर हुई है। अगर आपकी बर्थ अमेरिका में हुई है तो आप चाइल्डहुड इंजॉय करेंगे, अगर मैक्सिको में हुई है तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, गजा में हुई है तो फिर चाइल्डहुड इंजॉय आप नहीं कर सकते। फिर वो कहती है कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑन चिल्ड्रन की बात करती है, कहती 34 ईयर्स पहले जो इसको इन्फोर्स किया गया था, लेकिन अभी भी बिलियन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है लिविंग जिंदा रह रहे हैं, कहाँ पर, सीवियर रिस्क कंट्रीज के अंदर जिंदा रह रहे हैं। यहाँ पर वो आगे स्टोरी शुरू कर देती है क्लाइमेट चेंज की, यानी कि पहले उसने आपको चिल्ड्रन डे की बात की, फिर गजा की बात की, अब वो आगे यहाँ से आप आपको बताएगी कि व्हाट इज हैपनिंग इन क्लाइमेट क्राइसिस, कि किस तरह से जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं वो बच्चों की जिंदगी को किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो कहती है कि क्लाइमेट क्राइसिस से क्या हो रहा है, कहती है कि बात ये है कि क्लाइमेट क्राइसिस से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, तबाही हो रही है, तो उससे बच्चों के हैं, उनके बच्चों के घर घर जो है वो तबाह हो जाते हैं लोगों के, उससे बच्चे भी डिस्प्लेस हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चों की ज़िंदगी भी दुश्वार हो जाती है। और एक सीधी सी वो बात करती है कि यहाँ पर ये है कि ये जब जब दुनिया का टेम्परेचर क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से बढ़ रहा है ना, तो जो फसलें उगनी थी, ठीक है ना, जो क्रॉप्स उगनी थी, वो फसलें जिनको जिनका खाना इन बच्चों ने खाना था, तो वो जो है इस टेम्परेचर की वजह से सही तरह नहीं उग पाती। तो कई बच्चे जो हैं उनको भूखा रहना पड़ सकता है, स्टारवेशन का सामना करना पड़ सकता है और कर भी रहे हैं। क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फसलें उगती थी और बच्चे खाना खाते थे, लेकिन अब क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से वहां पर फसलें नहीं उग रही या डिस्टर्ब हो रही हैं या उनकी प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गई है। तो उसकी वजह से जो फूड के क्राइसिस पैदा हुए हैं, उन फूड के क्राइसिस की वजह से बच्चों को भूखा रहना पड़ रहा है। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस ऑन चिल्ड्रन। आगे वो आ जाती है कोविड के ऊपर कि किस तरह से जो कोविड है उसने बच्चों को डिस्टर्ब किया, बच्चों की हेल्थ को डिस्टर्ब किया। उसमें वो सीधी-सी बात ये करती है कि वैक्सीनेशन जो है, कई बच्चे ऐसे हैं, 1 इन 5 चिल्ड्रन अलाइव टुडे, 1 इन 5, 5 में से ऐसे बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 डोज़ दी गई है। उन्होंने डोज़ ली नहीं, उनको मिली नहीं है डोज़। और इसी तरह वो पाकिस्तान की भी बात करती है कि पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है, और इसमें तो ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स भी अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन की डोज़ नहीं ली, और उनकी वजह से फ्यूचर में हो सकता है उनको मुख्तलिफ डिसीज़ेज़ का सामना करना पड़ सके। और यहाँ पर वो चिल्ड्रन वैक्सीनेशन को जो लिंक कर देती है उसामा बिन लादेन जो थे, उनकी रेड से, जो 2011 में रेड हुई थी ना उसामा बिन लादेन की, क्वेटा के अंदर जहाँ से उसामा बिन लादेन को पकड़ा था, तो उस वक़्त ये किया गया था कि ये देखने के लिए कि वहाँ पर हैं कोई ये नहीं है, तो क्या किया गया था, एक वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू की गई थी। वो बंदे गए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कौन रहते हैं, तो वैक्सीनेशन कैंपेन के ज़रिए यानी कि क्या किया गया था, वो स्पाई का काम लिया गया था। तो जब से फिर वो वैक्सीनेशन के लिए आपने स्पाई का काम तो ले लिया, उसामा बिन लादेन को चलिए आपने पकड़ भी लिया, अब ये सच है या झूठ है अल्लाह ताला जानता है, हमें नहीं इस चीज़ का पता। इसके ऊपर भी बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि क्योंकि वो कहते हैं अभी ये भी झूठ ही है, ड्रामेबाज़ी है अमेरिका वालों की। लेकिन बहरहाल तब भी इलेक्शन आने वाले थे, और जो है उसने ओबामा ने फाइनल रिजल्ट कोई देना तो था ना, तो ओबामा ने जब फाइनल रिजल्ट यही दिया कि जनाब अली ये हमने उसामा बिन लादेन ख़त्म कर दिया, अब हम तो ये इसका कैडर लेके वो नेक्स्ट टाइम फिर इलेक्शन जीत गया। तो ये इसकी छोटी सी स्टोरी साथ में मैं आपको ऐड कर दूं, इसकी रियलिटी क्या है,
ये मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल उन्होंने कैंपेन जो फ़िल्म भी इसके ऊपर बनाई बाद में कि इस तरह से पोलियो वाले गए, उन्होंने जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद जनाब अली उन्होंने देखा, अंदर से चेक किया वहाँ पर कोई रहता है या नहीं रहता एंड फाइनली उन्होंने क्या किया, वहाँ से बाद में क्रैकडाउन कर दिया कि हाँ, यहाँ पे ये रहते हैं। तो तब से जो पोलियो वैक्सीनेशन की कैंपेन थी ना, वो बदनाम हो चुकी है इस इलाके में और अब 1 डिकेड से ज़्यादा ये हो चुका है और लोग अब उस पोलियो पोलियो वैक्सीनेशन वाले जो आते हैं, उनके ऊपर कई दफ़ा अटैक भी हो चुके हैं टेररिस्ट इसी की वजह से कि ये लोग जो है, ये पता नहीं क्या इधर स्पाइंग का काम करते हैं, ये क्या करते हैं। एंड फाइनली वो आगे चलती है कि क्लाइमेट चेंज की फिर वो आगे फिर इसको कंक्लूड इस तरह से करती है कि क्लाइमेट चेंज को हम चेंज नहीं कर सकते, वार्स को हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम जो वैक्सीनेशन तो लोगों को कर सकते हैं ना, जो कोविड की या पोलियो की कोई भी है। और इसमें वो कहती है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों के जो बिलीव्स हैं, कि लोग बिलीव्स लोगों के कई ऐसे हैं कि मिसकंसेप्शन ऐसी है कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो हमारे नॉर्थन एरियाज है वहाँ पर अक्सर ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जो पिग होता है उसके जो जरासीम है ये वो बच्चों में डाले जा रहे हैं इस वैक्सीनेशन के ज़रिए। और इस वजह से जो उधर के लोग वो जो है वैक्सीनेशन नहीं लगवाते कि ये पिग इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि आने वाली नस्ल जो है वो जो है इस्लाम से दूर हो जाए, वो उसके अंदर जो है हैवानी खसूसियात जो हैं वो डेवलप हो जाएँ। तो ये वो कहते हैं ये यहूदियों की साजिश है, तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाते। तो कहते हैं कि ये जो बिलीव्स होते हैं ना, ये इसने नहीं डिस्कस किए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कहती है ये जो बिलीव्स है ना, तो इन बिलीव्स को के ऊपर क्या किया जा सकता है, कम्युनिटी को बैठाकर उसके साथ बात की जा सकती है, उस मिसकंसेप्शन को ख़त्म किया जा सकता है। जंग को तो हम नहीं कर सकते एकदम से, लेकिन ये काम हम कर सकते हैं। और इसमें कहती है लेडी हेल्थ वर्कर जो प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर उसको बेहतर किया जाए तो वो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। 2030 की बात करती है 2023 की, तो इसके अंदर वो कहती है कि चिल्ड्रन आर स्टिल सफरिंग एंड डाइंग फ्रॉम द एंटायरली प्रिवेंट ऐसी बीमारियों से पाकिस्तान के अंदर बच्चे बढ़ रहे हैं जिनको हम रोक सकते हैं। और उसामा बिन लादेन की रेड की बात करती है कि अब उसको तो 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम दोबारा से अब अपनी क्या कर सकते हैं, लोगों को री एजुकेट कर सकते हैं। एंड ऑल वी कैन ऑफर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सफरिंग, अब वो कहती है कि फाइनली हम जो सारी दुनिया के बच्चे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। और विल बी अ गुड बिगिनिंग एंड कैन सेव लाइव्स, और इससे भी क्या हो सकता है, लोग बच्चों की जान बढ़ सकती है। एंड दैट इज ऑल ही डिस्कस अबाउट द चिल्ड्रन। और इस चिल्ड्रन को उसने डिस्कस किया, गजा के चिल्ड्रन को डिस्कस किया, बच्चे किस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ से तबाह हो रहे हैं उसको डिस्कस किया, कोविड की वजह से डिस्कस किया, उसामा बिन लादेन की रेड हुई उसको इसने डिस्कस किया। दैट इज ऑल ही डिस्कस इन हिज ओपिनियन। देन आते जी क्लाइमेट फाइनेंस गैप, बड़ा अच्छा टॉपिक इसने भी ये लिखा है। एंड दैट इज योर थर्ड ओपिनियन। एंड इसके अंदर वो क्या करेगा, क्लाइमेट क्राइसिस की बात करेगा। COP 24 होने जा रही है, इसके क्वेश्चन कहता है कि वहां पर बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन सबसे जो मेन क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा, वो होगा फाइनेंस का। कि जनाब अली डेवलपिंग कंट्रीज तो आप कह तो रहे हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है क्लाइमेट के मुताबिक काम करें, ऐसी चीजें ना बनाएं जिससे क्लाइमेट तबाह हो, तो वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे, उनको फंड कौन देगा, कहाँ से फंड आएगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज की तो अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो पैसे दो जी, फंड। ठीक है, और फंड फिर ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अगर इस साल आपको 100 रुपए की जरूरत थी, तो अगले साल जो हो रही है और ज्यादा क्लाइमेट खराब हो रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको 200 रुपए की जरूरत पड़ जाए। तो वो जो गैप है 100 रुपए का, वो कौन देगा। पहले तो ये वाला 100 रुपया दो ना जो पहले दिया, पहले देना था, उसके बाद ये जो गैप है ये 100 रुपया भी दो। ठीक है ना। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस गैप की वो बात करता है। तो चलें जी इसको देख लेते हैं, इसके अंदर वो क्या डिस्कस करता है। ये कुछ है, तो पहले वो इस पहले पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चंस करता है कि वो मैंने उसको हाईलाइट भी किया, जैसे साइड पे क्वेश्चन लिख दिया। सेकंड पैराग्राफ के अंदर वो बात करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके अंदर वो डिस्कस करता है, यहाँ पर वो क्वेश्चंस करेगा। थर्ड पैराग्राफ में ये कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज वो एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं, एंड फाइनली वो बात करता है कि जो फंड्स होंगे उनको किस टाइप्स के होते हैं और वो कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये कुछ ये बातें आपकी स्टार्टिंग में करता है। तो चलें शुरू करते हैं जी इसको। क्लाइमेट फाइनेंस गैप। क्वेश्चन क्या करता है, कहता है जी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो दुबई में होने जा रही है। यहाँ पे वो बात अपनी तरफ से कर रहा है COP 28 की। COP 28 वो होने जा रही है दुबई में, तो वहां पर बहुत टफ क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे कि कर्ब कैसे किया जा रहा है राइजिंग टेम्परेचर को, ठीक है, कंट्रोल कैसे किया जाए कार्बन एमिशन को, स्पाइक्स को, डेवलप एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज सोल्यूशन, learn from the first global stocks take, and
एग्री ऑन अ न्यू रोड मैप टू रियलाइज द पेरिस एग्रीमेंट एम्स, इस किस्म के क्वेश्चन होंगे। लेकिन कहते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस विल वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, कि क्लाइमेट की जो फाइनेंस है, कि क्लाइमेट फाइनेंस दैट विल बी द टफेस्ट क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन से सबसे टफ क्वेश्चन होगा क्लाइमेट फाइनेंस के। पैसे कहाँ से आएंगे जनाब, कौन देगा, कितने देगा, किसको देगा, दैट इज द टफेस्ट क्वेश्चन। आगे वो चलता है, आगे वो कहता है कि ग्लोबली efforts to address climate change face a lack of financial resources to support developing nations reach the climate convention goals। यानी कहता है कि जो क्लाइमेट जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है जो डेवलपिंग नेशंस की, वो ये है कि उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम्स है। और आगे वो चल के कहता है कि द एफर्ट्स आर कंसिडर्ड बाय द एब्सेंस। अब क्या है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या है डेवलपिंग कंट्रीज की, इसके अंदर वो डिस्कस कर देता है। अगर आप इनको लिखना चाहें तो यू कैन राइट डाउन ना कि क्या प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंसिंग डेवलपिंग कंट्रीज की। वो हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है, वो है जी एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट मींस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सबसे बड़ा मसला पैसे का मसला, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। और उसके बाद ऑलरेडी अंडर डेप्ट डिस्ट्रेस, कर्जा पहले से चढ़ा हुआ पड़ा हमारे ऊपर। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर फोर्स्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लोन बजट ऑन डेप्ट सर्विसिंग। ठीक है, जो हमारा ज्यादातर पैसा होता है वो पहले डेप्ट सर्विसिंग के ऊपर चला जाता है। सबका ही जाता है, गरीब जितने भी हैं, पाकिस्तान का भी जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि जो बजट होता है वो तो हम पहले ही जो किस्तें देते हैं उसके ऊपर चला जाता है। लिविंग लिटिल फॉर सेक्टर्स, थोड़े से पैसे बचते हैं किसके लिए, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। एंड डिवर्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्लाइमेट एक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इसलिए हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर हो। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की भी हैं और सबकी भी हैं। इकोनॉमी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और फिर दूसरा जो कर्जा लिया हुआ है उसकी डेब्ट सर्विसिंग दैट एंड अदर मेन प्रॉब्लम। तो कहता है ये प्रॉब्लम। अब वो चाहते क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं, वो ये चाहते हैं इंजेक्शन मिल जाए हमको ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस का, कि बाहर से यानी कि पैसा मिल जाए, इंजेक्ट करना जिसको कहते हैं ना, मल्टीलैटरल फंडिंग एवेन्यूज एंड बायलैटरल डोनर्स, कोई हमको ये पैसे दे दे। अब वो कहता है कि फंड्स किस तरह का, क्लियर डेफिनेशन कहता है कि कौन क्लाइमेट फाइनेंस करेगा, ये तो अभी तक है ही नहीं है। क्योंकि आपने पिछले एडिटोरियल डिस्कस किए थे ना कि हु विल फंड, फंड कौन देगा, कितना देगा, तो वो उसमें तो वो क्लियर ही नहीं हुआ था। आपने ओपिनियन एक देखा होगा, सारा का सारा सुना भी होगा आपने। तो फंड्स कहाँ से आते हैं, कौन देगा, कितने देगा, ये भी सारा डिस्कस हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर एक आया था, उसने आप इसके ऊपर ले लिया एक्शन कि हम देखते हैं कौन कितने पैसे देगा। ठीक है, तो प्रीवियस वाले जरूर सुनो, ये सारे लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे वो बता देगा आपको कि फंड्स जो है वो किधर किधर से और कैसे, कौन कौन, यानी कि चैनल्स बताएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। द ग्रीन क्लाइमेट है, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक हो गया। द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी सेकंड फंड हो गया, इधर से पैसे दे सकते हैं। द अडॉप्टेशन फंड हो गया। एंड अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बायलैटरल अरेंजमेंट्स होगी। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सप्लीमेंट दीज फंड्स, सप्लीमेंट्स दीज फंड्स। एंड सबसे बड़ी बात ये वाला, ये बन गए तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स ही हल हो जाए। अब ये क्या है, द लॉस एंड डैमेज फंड वंस पर ऑपरेशनल विल बी द लेटेस्ट एडिशन। अब ये जो है ना लॉस एंड डैमेज फंड, ये इसके ऊपर फोकस है सबका, लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर। लॉस एंड डैमेज फंड कि जितना किसी का नुकसान हुआ है उतने पैसे उसको दिए जाए। जैसे पाकिस्तान का ऑलमोस्ट $30 बिलियन का या $40 बिलियन का हुआ है फ्लड जो हुआ है 2022 के अंदर, तो पाकिस्तान को इतने पैसे। अब ये पैसे कौन देगा, जो कार्बन ज्यादा मिशन करते हैं वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज। बहरहाल ये बात की डिबेट है, फोकस इसके ऊपर ये सबका। आगे वो क्या कहता है, कहता है कि जो फंडिंग मैकेनिज्म, अब ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, बाकी ये फंडिंग मैकेनिज्म्स हैं, इनको हम जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें वो पेपर्स पर्सपेक्टिव में इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, जो शुरू वाली थी वही इंपॉर्टेंट थी, जो पेपर पर्सपेक्टिव, बाकी इन्फॉर्मेशन की है। जो फंडिंग मैकेनिज्म उसकी बात करता है कि मैनर्स मीट राइजिंग नीड्स क्लाइमेट फाइनेंस वल्नरेबल कंट्रीज, कि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको क्या चाहिए, उनको ये पैसे दे देने चाहिए। क्योंकि जो ग्लोबल साउथ की ज़्यादातर कंट्रीज हैं वो उनको अर्जेंट नीड है। क्यों अर्जेंट नीड है, कि वहां पर तो पहले ही जो है ना क्लाइमेट की वजह से तबाही हो रही है, हर साल हो रही है। आगे एक जो स्टडी है पब्लिश होती है उसका जर्नल नेचर कम्युनिकेशन के अंदर, तो वहां पर यह बताया जाता है कि क्लाइमेट क्राइसिस का जो रिजल्ट है उसके वजह से एवरेज ग्लोबल कॉस्ट जो पड़ रही है वो पड़ रही है $143 बिलियन पर ईयर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। और फॉर द 2022 ईयर की, यानी कि लास्ट 20 ईयर्स की इतनी पड़ रही है पर ईयर। ठीक है ना,
और फॉर द 2020 के अंदर वो बताता है कि ये जो एस्टिमेट ना ये $280 बिलियन है। क्यों? क्योंकि स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्राट्स एंड वाइल्ड फायर, पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान अकेले, पाकिस्तान का $40 बिलियन का लॉस हो गया था जब पाकिस्तान के अंदर 2022 के अंदर फ्लड आए थे। और इसके अलावा वो कहता है कि इनके अंदर हमने वो पैसे नहीं डाले जो कि एक्सट्रीम वेदर की तबाही की वजह से होते हैं। तो ये क्या है, वो एक पैसे बता रहा है कि कितना नुकसान हो जाता है। फिर वो वुल्नरेबल कंट्री यानी कि अफ्रीका और एशिया की बात करता है, कहता है वहां पे तो आपको चाहिए कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है क्लाइमेट फाइनेंस की। क्यों? क्योंकि वहां पर तो तबाही होती ही जा रही है, तो आप उनको जल्दी जल्दी पैसे दे दें, वो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। 2023 की बात करता है, कहता है सिर्फ 2020 जो है थ्री है जो हॉटेस्ट ईयर था रिकॉर्ड जो हुआ लास्ट ईयर। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसने एस्टिमेट भी लगाया कि जो कॉस्ट पड़ेगी ना इन रेंज 160 बिलियन से लेकर 340 बिलियन पर ईयर पड़ेगी 2030 तक। और उसके बाद 315 बिलियन से लेकर 565 बिलियन पड़ेगी 250 तक फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मगर वो कहता है बट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अडाप्टेशन हैव नो सोल्ड। ये पहले वाला अंदाजा था आपका, अब तो बढ़ गया ये। जो तबाही हो रही है, जितनी गर्मी पड़ रही है, अब बढ़ गया। अब कितना हो गया? 215 बिलियन टू 378 बिलियन बाय 23। और इसके अलावा आगे वो इसी तरह से कहता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2023 है उसकी भी जो रिपोर्ट आई है, अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज अर्लियर दिस मंथ, इसके मुताबिक जो है ये क्या कर गया है, बढ़ गया है। यानी कि जितने पैसे आपने को पहले चाहिए थे ना, उससे अब आपको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। आगे वो जी, आगे फिर वही नई रिपोर्ट आ जाएगी वुल्नरेबल वाली, नहीं सॉरी, ये वाली PwC 2023। वो भी यही कह रही है कि 40% इनटू फेल इन 40% 23। और आगे वो बात करती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अडाप्टेशन रिपोर्ट गैप की। तो वही वो बता रही है कि बिटवीन एलोकेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अडाप्टेशन जो है वो चेंज होता जा रहा है। और नए फैक्ट्स एंड फिगर्स फिर वो आ जाते हैं कि अब जो है वो इन्होंने वादा किया था कि हम $100 बिलियन देंगे, इनको प्लेज किया था डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, कलेक्टिव विजन के साथ। और इसी तरह ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इन 2021 वो भी इनसफिशिएंट रहा इसके अंदर। और ब्रिज डाउन इनिशिएटिव वो भी इनसफिशिएंट रहा। तो अब ये बातें सारी की सारी वो इसलिए कर रहा है कि जनाबी अली अब जो आने वाला टाइम है उसके अंदर जो है डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है इन फंड्स की। ठीक है ना? तो लिहाजा आप जो है इन फंड्स को बढ़ाएं। और यही बात जो है वो COP28 के अंदर ब्रीफली डिस्कस भी की जाएगी कि किस तरह से जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको लेकर COP28 की बुनियाद बनाकर जो है ये सारी डिस्कशंस की जाएंगी। तो इसके अंदर जो था वो था गैप की बात हो रही थी कि गैप जो है फंड का, कि अगर पहले ₹100 लगना था डेवलपिंग कंट्रीज को देना, तो अब आपको हो सकता है ₹150 देना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि अब जो कंडीशन है वो चेंज होती जा रही है, मौसम और ज्यादा खराब होता जा रहा है। सो दैट इज इज मेन टॉपिक। तो ये क्लाइमेट क्राइसिस आना ही आना है पेपर के अंदर। क्लाइमेट क्राइसिस इज द हॉटेस्ट टॉपिक राइट नो। क्लाइमेट क्राइसिस ऐसे में भी आएगा और आपका करंट अफेयर वगैरह इसके बगैर बन ही नहीं सकता। आगे जी, फैंटम चॉइसेस, फैंटम कहते हैं जो घूस वगैरह को, जिन वगैरह को, ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा मैं डीपली इसको नहीं जाऊंगा, उसके मोटे मोटे आपको पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर वो वाले पॉइंट्स नहीं है, इसने सिर्फ हिस्ट्री डिस्कस की है पेपर पर्सपेक्टिव में। आपको बताऊंगा ये आपके खुद के करने वाली चीजें हैं सारी। JF कैंडी उसकी असैसिनेशन, कत्ल कर दिया जाता है, आपको पता है प्रेसिडेंट रेस में थे JF कैंडी साहब भी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपने टॉपिक पढ़ना है खुद से क्या था, यहाँ से हल्का सा बता दूंगा। इराक वार वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की वजह से हुई कि इनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, इराक वार कर दी गई, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया एंड फाइनली वहां से कुछ भी नहीं निकला। गजा और इसराइल की बात होगी। और अब के RFK जूनियर यानी कि रॉबर्ट F कैंडी जूनियर, JF कैंडी का जो है वो, यानी कि उनका रिलेटिव रिश्तेदार है या उसका बेटा, आई थिंक सो उनका बेटा है ये वाला। तो ये इसने अभी स्टेटमेंट दी थी इसराइल के बारे में, तो वहां से इसको क्रिटिसाइज किया गया। वाटरगेट स्कैंडल की बात होगी, वेटनम वार की बात होगी और पेंटागन पेपर्स की बात होगी। वाटरगेट स्कैंडल जो है इसकी वीडियो बनी पड़ी है, तो वो मैं लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, बाकी आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। अजी फैंटम चॉइसेस में होता क्या जी? फैंटम चॉइसेस में वो ये लिखता है कि जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट है ना, कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जो अभी, रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर, उन्होंने क्या कर दिया, लूजिंग सम सपोर्ट बिकॉज ऑफ हिज एडमायरेशन। उन्होंने इसराइल की तारीफ कर दी, इसलिए उनकी अब थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो कम हो रही है। और आगे फिर ये सारे के सारा चलता जाएगा। आगे JF कैंडी की जो है डेथ की बात करेगा, JF कैंडी की कि किस तरह से उसकी डेथ होगी, क्यों होगी।
वो बात करेगा। और इसी तरीके से आगे जो है वो यहाँ पर बात होगी विनिंग द डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस वाज असैसिनेटेड अनविलिंग, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बात होगी, पोल्स की बात होगी, पोल्स की रिगिंग की बात होगी, किस तरह से इन्होंने रिगिंग कर दी, जेएफ कैंडी, ज्यादातर जेएफ कैंडी के बारे में बात होगी। एंड फाइनली ये क्यूबन मिसाइल के ऊपर आ जाएगा बीच में। फिर इसके बाद ये वाले जो है डिस्कशन करेगा, इनके छोटे छोटे इसके लिंक्स जो है ना वो क्या करेगा, लिंक करेगा और बताएगा कि ये जितने काम थे ये फैंटम चॉइसेस थी, यानी कि अजीबोगरीब किसी तरीके से ये जो चॉइसेस जो है वो चूज की गई थी। मैं आपको अब हल्का सा इसके अंदर जो मोर इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्यूबन मिसाइल है, जो थोड़ा सा उसने डिटेल में बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैप लगाना मैं सॉरी भूल गया, वरना वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जानी थी। तो यहाँ पर ही बना लेते हैं मैप जनाब अली। ये आपका रहा मैक्सिको, यूएसए, और ये आपका कनाडा। और यहाँ से आप आगे ये आपका आ जाता है नॉर्थ साउथ अमेरिका, ये ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका था। और यहाँ पर आपका आ जाता है क्यूबा। ठीक हो गया। क्यूबा जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्यूबा जो है वो ज्यादातर डिवर्ट करता है किस तरफ, रशिया की तरफ, जो उनका सिस्टम है। अब होता क्या है कि रशिया यहाँ पर आपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ले आता है, इंस्टॉल कर देता है। ठीक है। और आई थिंक सो कि 1962 की बात है, अगर मैं जो मुझे बोल नहीं रहा तो 1960 या 1962 की बात है। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो यहाँ पर वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियर जो है वो मिसाइल फिट कर देता है। और बाद में यूएसए वालों को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, इस सारे के सारे को यहाँ पर वो एम्बार्गो लगा देते हैं, यानी कि जहाज इसके इर्द गिर्द खड़े कर देते हैं। और रशिया को कहते हैं इसको यहाँ से उखाड़ो, निकालो, वरना फिर क्या होगा, नहीं तो न्यूक्लियर वेपन्स की वार, न्यूक्लियर वार शुरू हो सकती है। अब दूसरी तरफ जो रशिया था उसने पहले तो कहा नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाहर यहाँ से निकाल दिए। किस बेस के ऊपर क्योंकि इन्होंने यूएसए वालों ने, रशिया अगर यहाँ पर मैप होता तो यहाँ पर तुर्की के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने भी लगाया हुआ था, यानी कि रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर जो कंट्रीज थी वहां पर अमेरिका वालों ने न्यूक्लियर वेपन्स लगाए हुए थे। अब रशिया ने उठा के यहाँ लगा दिए। अब ये रशिया यूएसए के बिल्कुल पास आ गया, यानी कि यहाँ से उसको अटैक करना बहुत ईजी था यूएसए के ऊपर। तो यूएसए इसको लेकर बहुत सीरियस हो गया और उसने कहा यहाँ से इसको निकालो भाई, वापस लेके जाओ। तो जब इन्होंने कहा ठीक है वापस लेके जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप भी यहाँ से उखाड़ो, फिर जो हमारे बॉर्डर के ऊपर आपने लगाए हुए हैं, हमारे सर के ऊपर आपने जो तलवार लटकाई हुई है, आप उधर से उसको निकालो। तो फिर इन्होंने क्या किया, वहां से आपने निकाले और इन्होंने यहाँ से आपने निकाले। तो फिर ये दुनिया जो है ये शांत होगी, वरना ये न्यूक्लियर वार की शुरू तरफ जाने वाली थी। तो ये थे आपके क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। वाटरगेट स्कैंडल के अंदर वीडियो बनी पड़ी है, वो देख लें, वेटरन बार पढ़ लीजिएगा, पेंटागन पेपर भी आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा। और इराक वार के ऊपर भी इन्होंने यही किया कि कहा कि वहां पर उनके पास ऐसे वेपन्स हैं जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ये भी आपने रीड आउट कर लेना। लेकिन इराक के ऊपर इस बहाने से इन्होंने जंग लगा दी, लेकिन फाइनली बाद में क्या हुआ, वहां से कुछ भी नहीं निकला। तो जनाब ये थे आपके आज के जो हैं ओपिनियन। होप आपने काफ़ी कुछ नई चीज़ें इसके अंदर सीखी होंगी, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एंड और भी जो आप बेहतरी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। एंड फाइनली ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काइंडली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी अ पार्ट ऑफ पेन ग्रेविटी टीम, और इसको आप लोगों ने खुद ही शेयर करना है। एंड हैव अ नाइस डे। इसका हम और तो कुछ नहीं फिलहाल कर सकते, बॉयकॉट ही कर सकते हैं अगर हो सके तो। एंड थैंक यू वेरी मच।